हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया 8th क्लास में करंट वेलोसिटी के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं होमवर्क वाले हम सारे करेंगे। सारे क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट पर बेस्ड हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? आर इक्विवेलेंट और एक्स और वाई के बीच में बताना है। एक्स और वाई के बीच में ये पॉइंट एक्स है, तो क्या ये पॉइंट भी पोटेंशियल सेम वायर है? तो यहाँ पर सेम ही होगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो ये भी एक्स होगा। और हम एक काम करेंगे, क्या इसको हम जेड पॉइंट लेट कर लेंगे। तो कैपेसिटर में आपने सीखा था, जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना रहता था कैपेसिटर, उसको एकदम साइड में रखते थे और जिसको लेट करते थे उसको बीच में। ठीक है, लिख दिया। अब एक्स और जेड के बीच में एक रेजिस्टेंस, जेड और वाई के बीच में एक, जेड और एक्स के बीच में एक, जेड और एक्स के बीच में एक और हो गया। और एक रेजिस्टेंस मेरा क्या एक्स और वाई के बीच डायरेक्ट है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, क्या ये दोनों आर पैरेलल में है? हाँ, तो इसको हटा के अगर मैं एक रेजिस्टेंस बनाऊंगा तो उसका आर इक्विवेलेंट आर बाई टू होगा। ये आर बाई टू इस आर के साथ कैसा होगा? यहाँ पर जब बनाऊंगा सीरीज में होगा। तो जब सीरीज में होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। उसको ऐड करेंगे तो 3/2 आर हो जाएगा। अब इन तीनों को अगर मैं रिमूव करके एक रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 3/2 आर। तो 3/2 आर लिख दो। अब 3/2 आर इस आर के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में है? भाई दिख रहा है सीधा सीधा, पैरेलल में है। तो जब 3/2 आर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 आर मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 3 मेरी पेन नहीं चल रही है, प्लस आर। कैसे लिखा? जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लिखना होता है तो आर इक्वी, अरे यार क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट हम क्या लिखते हैं? R1 × R2। अरे यार मुझे गुस्सा आ रही है, ये लिखते हैं। तो बस यही यहाँ पे किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7/2 आर, ऊपर आ जाएगा 3/2 आर का स्क्वायर। नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल होता है, देखो ये डिनोमिनेटर में है तो इस दो से इस दो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक आर से, अरे यार यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये देखो, ये 3/2 है, मतलब कितना है? 1.5। तो 1.5 प्लस 1 कितना होगा? 2.5। और 2.5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5/2। तो ये 5/2 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस दो से कैंसिल कर दिया तो बचा क्या? इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो एक आर बचा, सिर्फ 3 और 5 बचा और ऊपर एक आर बचा। तो ये मेरा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो ये वाला आंसर हो गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा है। क्या है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है पर मीटर। इसका क्या मतलब हो गया भाई? इसका मतलब कि जो 12 ओम रजिस्टर है वो पर मीटर मतलब 1 मीटर का है। 12 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर है। तो इससे हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस इतना है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच में बताना है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस 12/1 मीटर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 12, 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.12 लिख दो, ऐसे ही रहने दो। अब मुझे एक बात बताना, 1 मीटर का, ये 1 मीटर का रेजिस्टेंस था। तो अगर 2 मीटर होगा तो भाई 12 दूना 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब दूसरी बात, क्या इसी को मैंने बेंड करके, इसी लेंथ को बेंड करके मैंने क्या बनाया? एक सर्कल। तो पूरी लेंथ क्या होगी सर्कल की? क्या बोलते हैं? पेरीमीटर 2πr। हाँ, और ये 2πr किसके बराबर है? मुझे बस इतना बता दो। ये 2πr जो है वो मेरा आर कितना है? आर मेरा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो मैं आर सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, 2 × पाई। एक मिनट, यहाँ पर हम रेडियस सर्कल का रखेंगे ना। ये रेडियस में कंफ्यूज हो गया, रेजिस्टेंस से, सॉरी। ये रेडियस है, तो रेडियस तो दिया है भाई, कितना दिया है? 2π × 10। तो ये मेरा पूरा लेंथ हो गया, किसका? इसका। ये मेरा पूरा लेंथ है। तो क्या सिर्फ इतना जो लेंथ होगा आधा, वो इसका हाफ होगा? ये पूरा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? π × 10। ये हो गया, और ये वाली लेंथ मेरी हो जाएगी π × 10। तो मुझे लेंथ तो पता चल गई। अब क्या रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगी? देखो, 0.012 पर सेंटीमीटर है रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का। तो इतने सेंटीमीटर का कितना होगा? सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस कैसे? वो तो रेजिस्टेंस नहीं था। ओ तेरी, रेजिस्टेंस नहीं था। तो रेजिस्टेंस नहीं था तो मुझे एक बात बताओ, ये एल था, ये एल की डायमेंशन थी, ये था ओहम डिवाइडेड बाई एल। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एल से एल कैंसिल, तो यही बचेगा ना, सिंपल। अब ये पॉइंट, इतने पॉइंट का रेजिस्टेंस और इतने पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, या सर ने से, अगर आप सर से सीखे हैं तो सर ने क्या बताया था कि अगर दो
दो रेजिस्टेंस या n रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में होते हैं। क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ, इक्विवेलेंट नहीं, पैरेलल में, तो उनका रेजिस्टेंस R बाई N हो जाता है। N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे कितने वायर हैं, कितने रेजिस्टेंस है, और R क्या है? ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ईच की वैल्यू कितनी है भाई? पाई मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.12 ये है। और इसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ। ऐसे कितने नंबर है? 1 2। अरे भाई, दो इक्वल रेजिस्टेंस करते थे ना भाई, ये 2 है, ये 2 है, तो इसका आर इक्विवेलेंट 2/2 हो जाएगा। वैसे ही बस, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.06। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सिंपली 0.6, और ये हो जाएगा 0.6 पाई। तो आगे देखते हैं, 0.6 पाई ये वाला हो गया। आगे चलेंगे। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते बट ठीक सवाल है। ऐसा सवाल नीट में आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आता है 12 सेंटीमीटर वायर का एक शेप है, उसको मैंने क्या किया? राइट एंगल बनाया ABC, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो हमको बताना है रेजिस्टेंस दो एंड के अबाउट, एक बार AB एक बार BC एक बार CA। तो एक काम करेंगे हम, जब हम इसके अबाउट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो निकालते हैं, तो क्या ये दोनों कैसे आ जाएंगे? पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। और दूसरी बात देखो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और ये वायर वही वायर है, तो मैं L की जगह पर R लिख सकता हूँ, या ऐसा भी मान सकते हैं कि आप वायर का रेजिस्टेंस R है, तो ये मेरा हो जाएगा 5R, ये हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा 3R। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सीरीज में हैं? तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9 होता है, और ये इसके साथ कैसा है? पैरेलल में। तो मैं जो R इक्विवेलेंट A और B का लिखूंगा वो लिखूंगा क्या? 5 4 9R, 9R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 9R प्लस 3R। ठीक है, 9 3 27, तो ऊपर आ जाएगा 27R का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मेरा 9 3 12R का स्क्वायर, सॉरी 12R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ रही है? मेरा टैब हैंग कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है, डेड हो चुका है, ऐसा लग रहा है, नया लेना पड़ेगा। पैसे नहीं है, क्या करें, गरीबी। पैसा होता तो सच में बता रहा हूँ, आज के आज मैं नया फ़ोन ले लेता जाके, मजाक नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। तो ये बच जाएगा 27R बाई 12। क्या है ये? RAB। तो अब एक काम करेंगे, कितना आया याद कर लो, 27/12, 27/12। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस BC के अराउंड लेता हूँ, इसके अलाउंग, तो क्या ये दोनों वायर मेरे सीरीज में आ जाएंगे? तो ये 5R 3R 5 3 8R, 8R 4R के साथ पैरेलल में है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 8 चौक 32 8 4 12, तो 32/12 इसका आ गया, और इसका कितना आया था? 27/12। अब आगे चलेंगे, ऐसे ही हम AC के अराउंड निकालेंगे। तो AC के अराउंड जब निकालेंगे, AC के अराउंड ऐसे वायर ले लेंगे, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7R, ये मेरा 5 7 और 5 पैरेलल में, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 7 प्लस 5 7 बचे 35 डिवाइडेड बाई 7 4 7 5 12। तो क्या मेरा RA का रेशियो कितना आया था? 27 डिवाइडेड बाई 12 H2, इसका कितना आया था भाई? लो मैं भूल गया, अब मुझे देखना पड़ेगा, कहाँ था? हाँ 32/12, और इसका कितना आया था भाई? अभी लास्ट में हमने लिखा जो 35/12, तो ये हो जाएगा 35/12। तो क्या सारे डिवाइड में है? तो हम ऐसे डिवाइड में होने पर नीचे वाले को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 27 32, ये 35 है, 35, 27 32 35, 27 32 35, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट ये अच्छा सवाल है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मुझे एक बात बताओ, ये एक रिंग है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R0 कितना है? 12 ओम है। हमको किसी दो पॉइंट के बीच उसको सर्कल बना दिया, तो करंट कंडक्टिंग शुड बी कनेक्टेड सो दैट जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में दीज पॉइंट वो इक्वल है इसके। जब इनको कनेक्ट किया तो जो R इक्विवेलेंट आया वो मेरा क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है? 8/3, ये क्वेश्चन बता दिया। तो और रेजिस्टेंस था कितना? 12 था पूरे वायर का। तो क्या हमको पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है? हाँ, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? कैसा? कि मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 है, इस वायर का, इतने वाले पार्ट का। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे R1 प्लस R2 बराबर 12। अगर मैं इसको सीरीज में लेता, ये कंसेप्ट पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सीरीज में भी ले सकते हैं, पैरेलल में भी। दो पॉइंट मान लेंगे सीरीज में, अगर सेम करंट फ्लो कराएं, दो पॉइंट मान लेंगे तो पैरेलल में, सेम करंट फ्लो करवाएंगे तो सीरीज में। तो अगर मैं मान लेता हूं तो R1 प्लस R2 12 हो जाएगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, और ये रो A बाई L बाई A, एरिया और रजिस्टिविटी सेम है क्योंकि सेम वायर है। अब एक काम करो,
मैं R1 की जगह L1 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो L1 प्लस L2 तो मेरा आ गया। अब R इक्विवेलेंट दिया है, R इक्विवेलेंट दिया है तो क्या मैं इससे लिख सकता हूँ कि वन वन नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, दो रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट हमको पता है जब वो सीरीज में होते हैं क्या होता है, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट दिया कितना है 8/3, तो ये बराबर हो जाएगा 8/3 के। ठीक है, अब इसमें जब हम एक काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू R1 R2, ये हो जाएगा कितना 8। ओ तेरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है भाई हमको, क्योंकि एल के टर्म्स में आंसर चाहिए ना, ये देखो आर के टर्म्स में थोड़ी है। तो हम यहीं पर एक काम करेंगे, R1 R2 की जगह पर हम एल को यूज करेंगे। तो 8/3 इज इक्वल टू L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमको L1 प्लस L2 की वैल्यू पता है? हाँ भाई पता है, 12 है, रख दो यहाँ पर। तो 8/3 इज इक्वल टू L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई 12। अब एक काम करो, कैंसिल करो, 3 के 3, 3 चौक 12 हो गया, 4 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो L1 और L2 हो जाएगा 8 चौके 32। तो मुझे एक बात बताओ, L1 प्लस L2 पता चल गई, L1 इंटू L2 पता चल गई, तो हम क्या L और L2 को गेस कर सकते हैं? हाँ, L और L2 जो होगा वो दोनों को जोड़ने पर 12 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो रेस तो 8 और 5 तो 13 होता है, तो ये नहीं होगा। 3 1 4 ये पॉसिबल है क्योंकि रेशियो भी हो सकता है। 8 और 3 11 ये भी हो सकता है। 1 और 2 ये भी हो सकता है। अब हमको इसके बीच का वो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए। क्या इस पैटर्न के सवाल हमने कि मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए, एक ट्राई किया था हिट एंड ट्राई मेथड, इसमें ग्रेविटेशन में, जब हमको बताना था मैक्सिमम फोर्स कितना मास होता लगे। तो हमको मैक्सिमम फोर्स तो नहीं बतानी है, L1 L2 बतानी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1/2 को रख लेते हैं। 1/2 तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 ही होगा, रेशियो है तो एक बार हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे, एक बार उसको हम 6 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेंगे, तो 12 6 18 होता है, ये तो होगा नहीं। 4 दूनी 8 होता है, तो 4 दूनी 8 तो होगा नहीं, 1/2 तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ये भी नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3/8, 8 3 24 होता है, तो ये तो भाई होगा ही नहीं। अब बचा 1/3, तो हम एक काम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, नहीं आया, इसका अगला रेशियो देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं, 4 तिहाई 12 होता है और 4 2 6 होता है, ये भी नहीं होगा। अब हम एक काम करेंगे, इसको एक और बढ़ाएंगे, तो इसको 4 कर लेंगे और इसको हम 8 कर लेते हैं, डबल कर लिए दोनों को। तो क्या 8 चौक 12, 8 चौक 32 होता है? हाँ, ये तो सही मिल गया, मेरा 32 होता है, और 8 और 4 12 भी होता है, तो दोनों को जोड़ने पर 12 है, मल्टीप्लाई करने 32 है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। व्हेन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल, उसको बेंड करके मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो लेंथ क्या एल लेंथ थी, तो सर्कल बनाया, तो डायमेट्री अपोजिट पॉइंट पर मुझे रेस्टेंट बताना है, तो इसको पैरेलल में ले लेंगे। ये आधा लेंथ है, मतलब ये L/2 है और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अगर ये L/2 है तो ये R/2 होगा, R/2 होगा, और R/2 को अगर हम R/2 के साथ पैरेलल में रखेंगे तो R/4 मेरा आ जाएगा रेजिस्टेंस। कैसे आया? जिसको डाउट है वो जाके कैपेसिटेंस की क्लास देखें और सीखें कि जब दो लोग कैसे रहते हैं पैरेलल में, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका एक अच्छा वाला फॉर्मूला जो मोस्टली यूज होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है। लेकिन जब n इक्वल रेजिस्टेंस रहते हैं पैरेलल में तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए सबके लिए। ये कितने ऐसे सेम वाले हैं, आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो यहाँ से भी I2 आ जाएगा, यहाँ से I1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है, एकदम सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट यहाँ निकल रहा है, इसका मतलब डिवाइड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे करंट, तो इसके यहाँ होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, और ये आपस में तो ज्वाइंट होगा ही, ये ऐसे। अब मुझे एक बात बस बता दो, क्या अब ये ईजी हो गया? हाँ, कैसे? ये दोनों मेरे जो हैं वो सीरीज में है, तो इनका और इनका सम कितना हो जाएगा? 2, और ये 2 और ये एक कैसे है? पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 प्लस 1 मतलब कितना? 2/3। तो अगर मैं इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो मैं 2/3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। जब इन तीनों को हटा दिया तो क्या ये एक और ये 2/3 तीनों कैसे हैं? सीरीज में हैं, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 हो गया, और वो कितना है? 2/3। तो 3 दूनी 6 + 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 8/3। हाँ, 8/3। तो अगर मैं इस पूरे को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं, इस पूरे को हटा के, किसको? इसको,
इस पूरे को हटा के तो इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा और ये दोनों सीरीज में हैं तो ये 2 हो जाएंगे और ये वाले 2 और ये वाला 8/3 पैरेलल में होगा। तो सिंपली जब पैरेलल में होगा तो 8/3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 2 कर देंगे। अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 8 6 14/3। नीचे तो 3 ही है तो क्या हम नीचे वाले से नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे? हाँ, 16/14 बचा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। ऐसा कोई आंसर जरूर होगा 8/7। ये देखो, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब ये देखो, ऐसा सवाल हमने सेकंड क्लास में करंट के किया था कि नहीं किया था? वहां पर n कैपेसिटर थे, यहाँ पर n रजिस्टर हैं। हमको दिया क्या गया है? हमको दिया है बहुत सारे रजिस्टर, जब जो कि सब की रेजिस्टेंस R बराबर 10 है और ईच कैपेबल मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर, मतलब एक से ज़्यादा करंट अगर इसमें देंगे तो रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ठीक है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि सुटेबल कॉम्बिनेशन यूज करूं और मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 5 ओम का और करंट चाहिए कि ये 4 कैरी करे, तो मिनिमम कितने रेजिस्टेंस इस टाइप के मुझे चाहिए होंगे इस जॉब के लिए? तो मुझे बस एक बात बता दो, मुझे 4 एम्पियर का करंट चाहिए और रेजिस्टेंस कम करना है। भाई एक का रेजिस्टेंस इतना है और मुझे कम करना है, तो क्या मैं सीरीज में जोड़ सकता हूँ? नहीं, तो पैरेलल में जोड़ेंगे। क्यों पैरेलल में? क्योंकि पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट आता है वो R1 और R2 जिन दोनों को जोड़ते हैं उन दोनों से भी छोटा आता है, और सीरीज में क्या आता है? R इक्विवेलेंट R1 और R2 दोनों से बड़ा आता है। ये क्या था कंसेप्ट? अब मुझे एक बात बताओ, तो हम एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं इसको पैरेलल में। लो जोड़ दिया 1, लो जोड़ दिया 2, तो जब 2 जोड़ देंगे तो सिंपली मेरा कितना हो जाएगा? 10 है, तो 2 को जोड़े तो मेरा क्या आ जाएगा? 10/2। 2 पैरेलल रजिस्टर है तो, लेकिन हमारा जो करंट जो जाएगा वो तो अब तो 2 ही एम्पियर जाएगा, क्योंकि इक्वल रजिस्टर में करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बात का ध्यान देना, अगर रजिस्टर पैरेलल में लगा है तो उसमें पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट डिवाइड होता है, और अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली होगा। तो यहाँ से तो मेरा 2 ही एम्पियर जाएगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ? 4 जाए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक और लगा देंगे, एक और लगा देंगे, तो अब यहाँ से 4 एम्पियर जाएगा। एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन मेरा R इक्विवेलेंट 10/4 मतलब 2.5 आ गया, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, इसका डबल चाहिए। तो एक रजिस्टर और इसमें जोड़ दो, सिंपल है, जोड़ दिया। लो, अब जब इसको जोड़ देंगे तो इसके पूरे की वजह से R इक्विवेलेंट 2.5, इस पूरे की वजह से R इक्विवेलेंट 25, और ये दोनों सीरीज में, तो दोनों को जोड़ देंगे 2.5, कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट यही थी? हाँ। क्या मेरी रिक्वायरमेंट यही थी? हाँ। दोनों पूरी हो गई। ऐसे कितने लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लगे, तो 8 आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इजी है, ऐसे सवाल नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। n इक्वल रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में कनेक्ट किया तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो हो जाता है n टाइम्स ऑफ R, और फिर उसके बाद n इक्वल रजिस्टर को उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका रेजिस्टेंस R/n हो जाता है। तो मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो। तो ये तो भाई मैक्सिमम ही होता है और ये मेरा कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि इसमें डिवाइड किया है, और इसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो दोनों से कम आता है, जिन दोनों को हम जोड़ते हैं या जिन पांचों को जोड़ेंगे, जो उसमें सबसे छोटा होगा सबसे कम आएगा। लेकिन यहाँ पर बराबर है तो सिंपली R/n लिख देंगे। अब तो हमको इसका बाई इसका रेशियो पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो गया, और ये n नीचे है तो चला जाएगा ऊपर और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n²/1 बचेगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमको नेट रेजिस्टेंस बताना है सर्किट ए और बी में। मुझे ध्यान से अपनी आंखों से देख के बताओ, क्या ये कुछ देखा देखा लग रहा है कैपेसिटर में? हाँ, दिस डिवाइडेड बाई दिस 1/2, दिस डिवाइडेड बाई दिस 1/2, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। भाई ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो उससे क्या? अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो यहाँ से कोई करंट नहीं पास होगा। जब यहाँ से कोई करंट नहीं पास होगा तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो हटा दो इसको। लो, हटा दिया। अब तो ये सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये इन दोनों को हम क्या करेंगे? सीरीज में ले लेंगे। तो 4 3 7 सीरीज में, 8 6 14 सीरीज में, और मेरा जो 14 और 7 पैरेलल में, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 7, ऐसे कर देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई? 7 कम, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 14 और 7 21 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, क्या 7 से इसको कैंसिल करेंगे? 7 3 21, तो 14/3 मेरा आंसर आ जाएगा। 14/3। और एक बात आपको ध्यान से बतानी थी, याद रखना, ये बात आगे काम देगी। अगर सब का रजिस्टेंस मान लो 2 2 2 2 रहा होता तो मेरा R इक्विवेलेंट 2 ही आता। कैसे? 2 और 2 कैसे, सॉरी, ये वाले 2 कैसे सीरीज में, तो 2 2 4 हो जाता, 2 2 4 हो जाता, और ये 4 पैरेलल में, तो 4/2 कर देते।
कैसे और क्यों ऊपर बताया है, तो 2 ही आ गया। तो अगर सब का रेजिस्टेंस केवल आर है वेट स्टोन ब्रिज में, तो आर इक्विवेलेंट आर के बराबर आएगा। इस चीज़ का यूज़ मैं आगे 2-3 क्वेश्चन में करूँगा और वहाँ पर डायरेक्ट बता दूंगा। आगे चलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये दिख नहीं रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा, लेकिन है। क्यों है? इसको यहीं पे रहने दो। सिर्फ एक काम करो, ये इस वाले तार को उठा के ऐसे पलटी कर दो। तो जब इसको पलटी करेंगे तो ये कैसा बनेगा बताओ? ये इधर ऐसे बनेगा, फिर ये वाला मुड़ के ऐसे बनेगा। हाँ, और क्या? और इस वाले तार को ये जब इसको उठा के इस साइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ बन जाएगा। हाँ, बस इसी को पलटी मार दिया है। तो जब इसको मार दिया है तो इसको मिटा दो भाई, इसका क्या काम है? हाँ यार, ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये तो मुझे लगा ही नहीं। कैसे नहीं लगा? लगना चाहिए ना भाई। ये देखो, ये। तो अब मुझे सीधा-सीधा बताओ, मैं इसका आर इक्विवेलेंट लिख दूँ डायरेक्ट? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो यहाँ से कोई करंट नहीं पास, तो आर इक्विवेलेंट आर के बराबर, तो आर मेरा 2 है सारे, तो 2 ही आंसर आ जाएगा, 2। जिसको फ़ील ना आया हो, तो उसके लिए मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसकी नीड नहीं थी। ठीक है? एक काम करो, पॉइंट मान लो। कैसा पॉइंट? इसको मान लेते हैं ए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है? ये बी 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 बी, ये कोई नया पॉइंट नहीं लग रहा है। हाँ, इसको एक्स मान लेते हैं। ये बी बी बी, इसको डांक के गए इधर इधर इधर, ये मेरा वाई मान लो। मान लिया भाई, वाई है, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या बी बी और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, बी और वाई के बीच में एक, वाई और बी के बीच में एक, सॉरी, वाई और बी के बीच में एक, और एक्स और बी के बीच में एक, और फिर ए और वाई के बीच में एक, और ए और वाई के, ए और एक्स के बीच में एक, ए और वाई के बीच में एक, और एक रेजिस्टेंस ध्यान से देखेंगे आप तो एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है। कैसे? एक्स और वाई वाला तो नहीं दिख रहा है भाई। ये मैंने इस पॉइंट को एक्स माना, इस पॉइंट को वाई माना है, तो ये देखो, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच है, तो वही तो मैंने पलट के किया था। अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, ये 2, ये 2। आगे चलेंगे। ऐसा सवाल ये वाला नीट में आज तक तो नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जेई वालों को आता है। ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको रिपीटिंग यूनिट पहचानना होता है कि कितने रजिस्टर के रिपीट होने से ये बन रहा है। तो क्या अगर मैं इसको ऐसे छिपा दूँ इसको, तो ये क्या 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3, तो क्या आपको रिपीटिंग यूनिट मिल गई? हाँ, ये मेरी रिपीटिंग यूनिट है। तो हम इसको बना लेते हैं प्रॉपरली। लो, बना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इनफाइनाइट रजिस्टर है? हाँ, तो हम एक काम करेंगे, हम इस इनफाइनाइट को मान लेते हैं, सॉल्व करके आंसर आर नॉट आता है, और ये इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है। लो, जोड़ दिया आर नॉट। अब मुझे सिर्फ एक बात बताना, क्या इस आर नॉट की वैल्यू इस पूरे वैल्यू के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी? क्योंकि ये इनफाइनाइट है भाई, बहुत ज़्यादा है। तो क्या इन तीनों को जोड़ने पर जो रेजिस्टेंस आएगा इससे तो कम ही आएगा? हाँ, जैसे समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वैसे ही। अब मुझे एक बात सिर्फ इतना बता दो, क्या ये इस 2 के साथ पैरेलल में है? हाँ, तो मैं अगर लिखना चाहूँ दोनों को हटा के एक रजिस्टर, तो दोनों को पैरेलल में जोड़ूंगा और इसका आर क्या होगा? 2 इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस 2। ठीक है? पैरेलल में जब 2 रजिस्टर को जोड़ते हैं तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ये मेरा, ये तो भाई बहुत बड़ा है, क्लियर है, तो ये तो छोटा ही हुआ ना उसके कंपेयर में। हाँ, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट 2 से भी छोटा आएगा। किसका? इन दोनों का। हाँ, ये तो मुझे पता है। अब दूसरी बात, क्या कि मुझे बताओ, जब इन तीनों को जोड़ दिया, ये 2, ये 2, ये इतना, तो क्या अब ये तीनों इस तीनों पॉइंट के बीच ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे करंट, तो क्या ये सीरीज में हो गए? हाँ, तो सीरीज में तीनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर नॉट। हाँ, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या ये पूरी वैल्यू 2 से कुछ कम होगी कि ज़्यादा होगी? अरे भाई, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो 2 से तो कम ही आएगी वैल्यू। क्यों कम आई? ऊपर समझा दिया। अब थे वो कंसेप्ट है, क्यों कम आया समझ में आ जाएगा। अब मान लो 2 से कुछ कम है, मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि 1.5 1.3 जो भी है, लेकिन जो मेरा टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा वो 4 से तो बड़ा ही होगा, इसकी गारंटी है भाई। तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट आएगा फाइनल वाला, वो 4 से तो बड़ा ही होगा, मतलब 4 से बड़ा ही होगा आर इक्विवेलेंट, ये कंफर्म है। अब हम इससे वेरीफाई करेंगे और सारे आंसर इससे बन जाएंगे, इसकी गारंटी सर दिए हैं तो बन जाएंगे, मतलब 4 से बड़ा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो ये इसकी वैल्यू 1.7 होती है, 1.7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3.7। ये तो 4 से छोटा है, ये नहीं होगा भाई। इसमें तो माइनस कर दिए, तो ये तो और ही 4 से छोटा है। इसमें इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4,
और 4 में से 0.3 जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 एक कम 2 एक 3, 3.4 और 3.4 से मैं इसमें भी ये मल्टीप्लाई और 2 माइनस करूंगा तो ये भी तो मेरा आंसर नहीं बनेगा, ये लगभग 1.4 आ जाएगा। 1.4, हाँ। तो मेरा ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। हाँ, तो ये होता है भाई हमारा स्टार का जादू। इसमें करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से और प्लस करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा मेरा 3.4 प्लस 2, तो ये कितना आ गया भाई 5.4 आ गया, 4 से ज़्यादा ही है वैल्यू। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला इनफाइनाइट ब्रिज, इसमें अभी हमको आर इक्विवेलेंट बताना है। एक सेकेंड, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। अब हम इसमें निकाल सकते हैं, तो इसमें तो भाई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक काम करो आप कंडीशन निकाल लो, वो कंडीशन निकाल लो जिससे तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिपीटिंग यूनिट फाइंड करेंगे। क्या मेरी ये तीनों तो नहीं है रिपीटिंग यूनिट, ये मेरी रिपीटिंग यूनिट है, ये दोनों, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, तो मेरी रिपीटिंग यूनिट मुझे मिल गई। तो हम एक काम करेंगे भाई, हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले वाले को बना लेते हैं। लो बना लिया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ऐसे इनफाइनाइट है तो क्या मैं इसका आर इक्विवेलेंट आर नॉट मान लूँ? हाँ, और वो इससे जुड़ा है ऐसे, हाँ ऐसे जुड़ा है। एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, ऐसे जुड़ा है। तो एक बात मुझे बता दो, ये रिपीटिंग यूनिट है भाई। एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला रिपीटिंग यूनिट है। आप रिपीटिंग यूनिट पहचानने आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? अगर मैं इसको ऐसे ढक दूं तो इसमें क्या जोड़ूंगा कि मुझे आगे वाला डिक्टो इसके साथ मिल जाए, ये और ये, इसको ढक दूंगा तो ये और ये, तो मेरा रिपीटिंग यूनिट मुझे पता चल गया है। क्या है भाई? ये वाला मेरा रिपीटिंग यूनिट है। तो मैं एक काम करूंगा, ये वाला एक काम करूंगा, मैं पहले सिर्फ रिपीटिंग यूनिट को ड्रॉ कर दूंगा। कर दिया, कर दिया। अब क्या इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, मुझे सही सही बताओ। आर नॉट हम लेट कर लेंगे, क्या ये आर नॉट इस पूरे के बहुत बड़ा होगा? हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी है। तो इसको हम आर नॉट ले लिए और इसको यहाँ पर जोड़ दिए, ये आर नॉट हो गया, ये आर हो गया, ये आर है। मुझे इसके अराउंड बताना है। तो क्या ये दोनों सीरीज में है? हाँ, दोनों सीरीज में है। तो दोनों सीरीज में है तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे और इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर प्लस आर नॉट। हाँ, अब मुझे एक बात बताना, सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट कितना काम आ रहा है। अब ये दोनों जब पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला, तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा। क्या ये छोटा वाला है? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज जुड़ रही है और उसमें प्लस आर जुड़ रहा है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी चीज है। ये क्या, ये वाला पार्ट, तो उसमें बहुत बड़ी छोटी चीज जुड़ रही है, तो आर इक्विवेलेंट ये छोटा वाला होगा। ये R1 मान ले, अगर ये R2, तो R1 छोटा है तो मेरा आर इक्विवेलेंट R1 से भी कम आएगा, मतलब छोटे वाले से भी छोटा आता है आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तो R1 है क्या? R1 है मेरा सिंपली R। तो मेरा आर ए बी कितना आ गया? आर से भी छोटा आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब इसमें भी हमको समझ में तो नहीं आ रहा होगा क्या बना है, क्या दिया है। हाँ, समझ में तो नहीं आ रहा है, तो एक काम करो आप, ये पॉइंट क्या है? बी है, तो ये पॉइंट भी बी होगा। ये पॉइंट क्या है? ए है, तो ये पॉइंट को ए ही रहने दो। अब इस पॉइंट को हम मान लेंगे एक्स, इस पॉइंट को हम मान लेंगे वाई, मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा वाई हो जाएगा। हाँ, क्या मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात? मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो रेजिस्टेंस है एक्स, एक्स और बी के बीच में है? हाँ, और ये वाला रेजिस्टेंस मेरा y और b के बीच में है, और ये भी y और b के बीच में है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट के बीच में है। तो क्या मैं इन दोनों को कह सकता हूँ पैरेलल में है? हाँ, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो मेरा हो जाएगा 2। कैसे? इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट R/n होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 4 है। मुझे लगता है मैं 4-5 बार तो इसी में बता चुका हूँ। अब ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट Y है, ये वाला Y है, तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट के बीच में है? हाँ, ए और वाई, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट सिंपली 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं, तो क्या मैं वो रेजिस्टेंस ऐसे लगा सकता, एक मिनट है ज़्यादा मोटा हो गया, वो रेजिस्टेंस मैं लगा सकता हूँ कैसे? इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, वो कौन सा होगा? वो रेजिस्टेंस होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पॉइंट बी है। हाँ, और इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो वो वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? वो सिंपली मेरा 2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात ध्यान से अपनी आंखों से देख के बताओ, क्या मैं इस पॉइंट को जैसे उसमें फ्लिप किया था इधर कर दूं? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इधर कर देंगे तो होगा क्या?
होगा क्या, इसको एज इट इज रहने दो, ये कलाकारी करने में टाइम चला जाता है फालतू का। तो ये क्या इस टाइप से बन जाएगा, ध्यान से देखो, हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया और उसको फ्लिप कर दिया, ये आर इक्विवेलेंट कितना आया था, दो दो, तो अब क्या ये दो हो गया, 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 ये क्या बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। और जब सारों का आर बराबर है तो मैं आर इक्विवेलेंट आर के बराबर आएगा और आर ए बी दो आ जाएगा। क्या आपको समझ में आई कि हमने कैसे पैरेलल में जोड़ के इसको फ्लिप किया, सिर्फ इसको मैंने पलटी मार दिया। एक क्वेश्चन में इसके पहले बताया था, अब इस पे करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका है, कहाँ किया है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है इसमें, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर में। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, ए ए ए ए, ओ तेरी, ए पॉइंट ही बी है, बी पॉइंट ही ए है, साला पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आर इक्विवेलेंट 0 आ जाएगा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बचेगा। अब इसमें निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, ये मेरा पॉइंट ए है और ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है। तो ये बी है, बी बी बी, ये भी बी, बी बी बी, ये भी बी, बी बी बी, ये भी बी। तो क्या मेरा ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक और, ए और बी के बीच में एक और, ए और बी के बीच में एक और, एक दो तीन चार, चारों मेरे ए और बी के बीच में ही हैं। तो इससे क्या, इससे ये कि एक का रेजिस्टेंस मुझे दिया है 20, एक का 20, एक का 10, एक का 10, तो 10 और 10 पैरेलल में 5 हो जाएंगे, 20 और 20 पैरेलल में 10 हो जाएंगे, और 10 और 5 कितने होंगे पैरेलल में, वो तो बताओ। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, 10 बचे 50, 10 5 15, तो 10 5 15 हो गया, तो 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 दहन 50, 10/3, 10/3, 10/3, एक मिनट, 10 बचे 50। तो ऑप्शन ही इस क्वेश्चन में गलत है, 10/3 मेरा आंसर होगा, तो मैं 10/3 एडिट कर दूंगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब फिर से हमको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस नहीं आर बतानी है। तो हम एक काम करेंगे, ये ए है, ये भी पॉइंट ए हो गया, और इसके आगे वाला पॉइंट भी ए हो गया। हाँ, ये पॉइंट नहीं पता क्या है, इसको हम सी मान लेंगे। तो एक लेंगे ए, एक लेंगे बी। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 का, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 का, ए और सी के बीच में एक है कितने का, 6 का। तो यहाँ पर बी बना लेते हैं, यहाँ पर सी। ए और बी के बीच में है 4 का, ए और सी के बीच में है 6 का, और ए और सी के बीच में है 4 का। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1.6 किसके किसके बीच में है, सी और ए के बीच में है, सी और ए के बीच में है, सी ए नहीं यार, सी और बी के बीच में है। तो सी और बी के बीच में कितना है, 1.6। अब मुझे बताओ 6 और 4 पैरेलल में, तो 6 चौके 24, 6 4 10, तो ये आ जाएगा 2.4। 2.4 इसके साथ में सीरीज में, तो सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, और ये वाला 4 इसके साथ पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2। आपके अंदर इतनी स्पीड डेवलप हो जानी चाहिए इतने सवाल करने के बाद। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमको ए और बी के बीच में बताना है क्या, रेजिस्टेंस इफेक्टिव वाला। तो एक काम करेंगे, हम इसको पॉइंट को एक्स ले लिए हैं, ये ए बी बी बी, तो हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट एक्स। क्या एक रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में है, एक रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में है, एक रेजिस्टेंस मेरा एक और इसके बीच में है, और एक और रेजिस्टेंस इसके बीच में है। हाँ, और फिर एक रेजिस्टेंस मेरा ए और बी के बीच डायरेक्ट है, ये इसके बीच डायरेक्ट है। सब का रेजिस्टेंस आर है मान लिया हमने, और आर कितना है, 12 है। तो मान लेते हैं पहले हम 12 12 12 सबका है, तो ये 12 12 इक्वल रजिस्टर इन पैरेलल, तो 6 आ जाएगा। तो इसका भी आर इक्विवेलेंट दोनों का मिला के 6 आ जाएगा। तो 6 और 6 सीरीज में हो गए, तो ये फिर से 12 हो गया। तो 1 12 2 12 और 3 12 कैसे हैं, पैरेलल में, तो 12/3 मेरा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि 12 आर वाले 3 है, तो 3 चौके 12, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। देयर आर 5 इक्वल रजिस्टर। अब देखो फिर से ये वैसा वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। हाँ, उस टाइप से थोड़ा बहुत मिलता है। मिनिमम रेजिस्टेंस मुझे बताना है, उसके कॉम्बिनेशन से अगर 2 है, 5 कैसे हैं, अच्छा रेजिस्टेंस दोनों से कम या 5 से कम या 10 से कम किस में होता है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है R/N। ठीक है, अब इस आर इक्विवेलेंट को क्वेश्चन में दिया है 2 है, और आर मेरी ईच की नहीं पता, वही तो हमको निकालनी है। तो R/N, N कितना है, ऐसे कितने हैं 5, तो देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई सिंपली। और क्या भाई, आर की वैल्यू 10 आ गई, और मुझे अब बताना है कि मैक्सिमम कितना इससे बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो एन आर आ जाएगा मेरा, आर इक्विवेलेंट एन कितना है 5, आर कितना है 10, तो 10 बचे 50 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। ये सवाल देखो, इसमें मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है, कैसे बताएंगे बताओ।
अगर सारों की रेजिस्टेंस सबकी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, सबकी रेजिस्टेंस 10 है, सारों की रेजिस्टेंस 10 है, तो मुझे आर इक्विवेलेंट बताना है। ये 10 पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट 5, ये 5 और ये 10 कैसा है सीरीज में, तो इसका आर इक्विवेलेंट 15, ये 15 और ये 10 पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 15 प्लस 10 25, 15 दहान में 150 बटे 25, 25 चौका 100 होता है और 25 छक्का 150। तो इन सब को हटा के अगर एक लिखूं तो मैं 6 लगा दूंगा। यहाँ कितना है भाई, यहाँ पर 10 है, दोनों सीरीज में है, तो 10 6 16। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन भी और सिंपल है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। मुझे बस इतना बताओ, ये क्या फिर से वो वेट स्टोन ब्रिज जैसा बन रहा है या नहीं, बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये इसको मैं फिर से अगर ऐसे फ्लिप मार दूं, ऐसे पलटी मार देता हूं, कैसे, ऐसे ऐसे, सिर्फ इतने पार्ट को, हाँ वेट स्टोन ब्रिज जो होता है वो मेरा 5 रजिस्टर का बना होता है, तो सिर्फ इतने पार्ट का रजिस्टेंस मेरा, क्या मुझे याद है, हाँ अगर सब का रजिस्टेंस 2 है तो सिर्फ इतने पार्ट का वेट स्टोन बनेगा। जब इसको हम फ्लिप मारेंगे तो ये तीनों रजिस्टेंस इस साइड आ जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बार किया था एक क्वेश्चन में। तो इतने का रजिस्टेंस मुझे मिल गया, कितना मिल गया भाई, इतने का रजिस्टेंस मुझे मिल गया कितना, 2। कैसे 2 लिख दिए भाई, वेट स्टोन में जब सब का रजिस्टेंस आर होता है तो बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज में आर इक्विवेलेंट 2 ही आता है। तो ये एक नीचे वाला 2 लिखा और एक ये वेट स्टोन वाला 2 और 2 पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट 1 आ गया। आगे चलेंगे। एक मेटेलिक वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने बेंड किया स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो जब स्क्वायर के फॉर्मेट में मैं बेंड करूंगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में जब इसको मैं बेंड करूंगा तो होगा क्या, 4 4 4 नहीं 3 3 3, 3 साइड 3 साइड 3 साइड 3 साइड। लेट सपोज करते हैं इसका रेजिस्टेंस आर था, तो 3R 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 हो गया। और मुझे रेजिस्टेंस बतानी है दो डायगोनल पॉइंट के बीच, ये मैंने ले लिया डायगोनल पॉइंट। हाँ, तो क्या अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, हाँ ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 3 3 6 3 3 6, 6R 6R और 6R और 6R पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट 3R मेरा हो जाएगा डायरेक्ट। 3R, आर को ही मैंने मान लिया मेरा 1 था आर, तो मैं 3 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अच्छा एक मिनट, आर में क्यों मानना भाई, सॉरी, आर मानने की जरूरत ही नहीं है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। 12 पूरे का था तो पूरे का रेजिस्टेंस 12 था, तो इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपली 3। आर मानने की जरूरत ही नहीं है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ये 3 मीटर का है तो इसकी रेजिस्टेंस 3 हो जाएगी, तो आंसर मेरा 3 आ जाएगा। आगे चलेंगे, एक और इनफाइनाइट वाला सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिपीटिंग यूनिट पहचानेंगे। इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है, देखो ऐसे 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 बन रही है कि नहीं बन रही है, हाँ, तो हम एक काम करेंगे, इतने को पहले काट के अलग कर देंगे। लो कर दिया भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे। और मान लिया इस पूरे इन्फिनिटी का आर इक्विवेलेंट आर नॉट है, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आर नॉट है। R1 R2 जो है वो 1 और 2 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ऐसा मेरे क्वेश्चन में दिया है। तो उससे क्या, तो उससे ये, अब इन दोनों के बीच आर इक्विवेलेंट बताना है, तो क्या ये दोनों मेरे पैरेलल में है कि सीरीज में है, सिंपल है भाई। एक सेकेंड, R1 1 है, R2 2 है, तो अब जब हम इसको पैरेलल में लिखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसे 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 ऐसे, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के इनका आर इक्विवेलेंट आर नॉट मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर नॉट आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस आर नॉट की वैल्यू मुझे सिर्फ इतना बता दो कितनी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इस छोटे वाले से भी कम होगी। अब ये छोटा है ये बड़ा है, ये कैसे पता भाई, इनफाइनाइट है तो 2 से तो बड़ा ही होगा, समंदर है ये, तो इसकी वैल्यू ये नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन इतना पता है कि 2 से थोड़ी सी छोटी आएगी। लेट सपोज कर लेते हैं 1.7, हम बस एक आइडिया के लिए कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करूं, कि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, अगर ये 2 होता तो 2 और 1 3 आता, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो भाई 3 से तो कम ही आएगी वैल्यू कंफर्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इंफिनिटी कर दूं, नहीं। अब जब 2 से वैल्यू कम ही आएगी तो इन तीनों में से एक होगा, भाई फंसा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए। अब आर इक्विवेलेंट जो होगा वो मेरा, दूसरी बात, वो 1 से ज़्यादा ही आएगा। इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो जोड़ेंगे भाई, हाँ, तो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 से कितना ज़्यादा होगा नहीं पता, बट ज़्यादा होगा, तो ये भी गया। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड नहीं हो गया, क्यों, देखो 2 दे दिया। अब ये बात कि आर इक्विवेलेंट या तो ये है या तो ये है,
तो अगर मैं इस आर नॉट को एक काम करूं, 2 मान लूं, क्या मान लूं, 2 मान लेता हूं, लेट सपोज 2, तो क्या ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 पैरेलल में जोड़ दूं? हाँ, तो इनका आर इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, और ये एक और ये एक सीरीज में हो गए, तो इनका आर इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। भाई ये तो सही हो गया मेरा, आर को तो कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो जब हम फंस जाएंगे तो ऐसे एक वैल्यू लेके वेरीफाई कर लेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल में, आर इक्विवेलेंट बताना है इन दोनों टर्म के बीच में। अब कैसे निकालेंगे भाई, सोचो जरा। हम एक काम करेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। हाँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, और हम बनाएंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट एक्स। क्या ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर, और सारे रजिस्टर बी और एक्स के बीच में ही हैं? ऐसे कितने हैं? 3 हैं। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा, सबका आर 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 है और ऐसे 3 है, तो आर बाई 3 हो जाएगा। ये आर बाई 3 और ये आर सीरीज में है, तो सिंपली दोनों को जोड़ देंगे। 1/3 + 1 होता है 4/3, तो 4/3 आर विल बी माई आंसर। आगे चलेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन देख के तो आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ दिखता डरावना है, होता नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच आर इक्विवेलेंट हमको बताना है। कैसे बताएंगे? इस पॉइंट को एक्स मान लो, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट एक्स हो गया, एक्स हो गया। तो क्या मेरा ये एक्स हो गया, तो मेरा ये पॉइंट भी एक्स हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी एक्स हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट एक्स है। अब ए और एक्स के बीच में एक है 2 वाला, ए और एक्स के बीच में 2 हैं 2 वाले, एक और एक्स के बीच में 3 है 2 वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ए और एक्स के बीच में एक और है, आप ढूंढ सकते हैं। वैसे ही बी और एक्स के बीच में है, ऐसे ही 4 ढूंढ सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ सबका रेजिस्टेंस कितना है? 2 है। तो ऐसे 2 सबका है और ऐसे कितने हैं? 4 है। तो आर इक्विवेलेंट हाफ आ जाएगा इन चारों का। ये चारों पैरेलल में है, तो इनका भी आर इक्विवेलेंट हाफ आ जाएगा। हाफ और हाफ सीरीज में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा। 1 वाला मेरा आंसर। आगे चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आर इक्विवेलेंट बताना है, तो ये तो भाई बच्चे वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं कराना चाहिए। 4 और 8 सीरीज में, तो 12, 12 और 6 पैरेलल में, तो 12 छंग 72, 12 6 18, 18 2 36 36 54 3। तो इस पूरे को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लिखूंगा, वो भी 3 का, 3 का। ये 3, ये 8, ये 4, कैसा है? 3 1 18 38 54 18 चौक 72 ना, 4 आएगा, 4 आएगा। तो 4 4 8 8 8 16, 16 मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आगे चलेंगे, हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है ए और डी के बीच में। कैसे बताएंगे भाई? ये दोनों पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट 1, इसका आर इक्विवेलेंट 2, दोनों सीरीज में, तो 2 1 3, 3 मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब एक बात आपको याद रखनी है, मैक्सिमम पावर का थ्योरम, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस बराबर होगा बैटरी के रेजिस्टेंस से, तो मेरा मैक्सिमम पावर मुझे मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, बैटरी के खुद के रेजिस्टेंस के अलावा जो भी ज्वाइंट होता है, वो उसका लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? फाइंड द आर सो दैट बैटरी पावर सप्लाई मैक्सिमम। तो भाई पावर सप्लाई बैटरी कर कितनी रही है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैंने मान लिया कि कुछ आर डैश कर रही है, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात? कि मैक्सिमम पावर ऐसे कंडीशन पे ही करती है, मतलब ये रेजिस्टेंस बराबर होगा इन तीनों के इक्विवेलेंट के। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मैं मान लिया ये इसके साथ सीरीज में है, ये मेरा पूरा पैरेलल में है, तो 9 से तो ज़्यादा ही आएगा। एक सेकेंड 9 प्लस, देखो इसके साथ ये कुछ आर इक्विवेलेंट आएगा, मान लेते हैं 9 + आर डैश, और ये दोनों मिला के बराबर होगा 11 के। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आर डैश वैल्यू इसकी आर इक्विवेलेंट है, हमने लेट किया, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ने पर 11 आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर के लिए बैटरी का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस के। तो 11 आने के लिए इस आर डैश को कितना होना पड़ेगा? 11 - 9 मतलब 2, और अगर इसका आर इक्विवेलेंट मुझे 2 चाहिए, तो 6 के साथ आर है डिवाइडेड बाई 6 + आर इज इक्वल टू 2। तो 6 और 3 इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। 6 और 3 पैरेलल में होता है, तो 2 आता है। 6 3 18, 6 3 9। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? बताओ 3 आ जाएगा। 3 डायरेक्ट यहाँ से 3 आ गया, ये 3 वाला ऑप्शन। कैसे? समझ में आया कि नहीं? इसके साथ कुछ तो लगा है, तो दोनों मिला के 2 होगा, लेकिन 6 और 3 का पैरेलल 2 आता है, इसीलिए ये 3 है। सॉल्व करने जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर।
हमको क्या बताना है भाई, वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड है 220 100 वाट, अगर वो 2.5% ड्रॉप कर रहा है, मतलब वोल्टेज इतना ड्रॉप कर रहा है ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, देन परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज। तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 2.5, मतलब वोल्टेज में ड्रॉप। हाँ, क्या हमने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था, पी कंज्यूम बराबर होता है वी सप्लाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी रेटेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी रेटेड। हाँ पढ़ा है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि पी कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी सप्लाई के स्क्वायर के? हाँ कह सकते हो। तो अगर मैं परसेंट में लिखना चाहूँ डेल्टा पी कंज्यूम डिवाइडेड बाई पी कंज्यूम और मैं परसेंटेज एरर वाला मेथड लगाऊं तो यहाँ 2 इंटू डेल्टा वी एस डिवाइडेड बाई वी एस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है? हाँ 2.5, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो ये आ जाएगा 5%। तो पावर में एरर, पावर मतलब इतनी डिक्रीज होगी। अब एक और क्वेश्चन, 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ कंडक्टर में, जिसे जब करंट पास कर रहा था, मान लो कुछ करंट पास कर रहा था, तो जब करंट को डबल किया तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, ये राइज दिया है मतलब डेल्टा टी। तो हमने एक चीज पढ़ी है क्या, हीट जो होती है करंट के पास होने पर वो आई स्क्वायर आर टी होती है, और ये हीट एनर्जी क्या लिख सकते हैं इसको हम, कहाँ पढ़े हैं, क्यू बराबर यम यस डेल्टा टी थर्मल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू यम यस डेल्टा टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो क्या राइज इन टेम्परेचर, पानी को गर्म करने पर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के स्क्वायर के। तो जब टेम्परेचर को मैं, करंट को मैं डबल करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा 4 टाइम्स 4 गुना टेम्परेचर में राइज होगा। तो पहले 5 राइज हुआ और 5 चौक 20 होता है, तो अब 20 हो जाएगा। आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक केटल है वो 4 एम्पियर करंट ले रही है, 4 एम्पियर करंट ले रही है 220 वाट पर। तो कितना टाइम लगेगा उसको 1 किलो वाटर को बॉईल करने में? पी वाई क्यू है पहले बता दूं। अब क्या हमने एच बराबर आई स्क्वायर आर टी तो पढ़ा था, मतलब पी इंटू टी पढ़ा है, और पावर का एक फॉर्मूला आई इंटू वी होता है। हाँ होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं हीट की जगह पर लिख सकता हूँ यम यस डेल्टा टी? हाँ लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं लिख सकते। अब मास कितना है, 1 केजी, 1 केजी को 1 केजी में ही रहने दो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 4200, बहुत अच्छे से रटाया गया है इसे थर्मल प्रॉपर्टी में। और राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है बताओ, 0 से 100 करना है, मतलब 0 से 100 के बीच में 20 से 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 80 का। और करंट कितना पास किया, 4, वोल्टेज कितना दिया 220। तो ऐसे इसको सॉल्व करके हम टाइम निकाल लेंगे, और जो मेरा टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन है। अब 2 हीटर कॉइल है, 10 मिनट और 5 मिनट, एक को लगता है 10 मिनट, एक को लगता है 5 मिनट पानी को बॉईल करने में। अगर दोनों हीटर कॉइल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो आपको बता दूं, अगर 2 हीटर कॉइल है, एक को टाइम T1 लग रहा है, एक को T2, और दोनों को हम सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का टाइम हम एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या सीख मिली कि जो टाइम लगेगा वो दोनों से ज़्यादा लगेगा। तो एक में 10 लगा, एक में 5 लगा, तो इसमें 15 लगेगा। क्या ये 10 से भी ज़्यादा है? हाँ। जब उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो ये टाइम 10 मिनट से भी कम लगेगा। तो निकाल लेते हैं, एक 15 है, एक का 10 है, और एक 15 प्लस 10, 15 दहन में 150 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौके 100, 25 छक्का, मतलब 6 मिनट्स लगेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए थे इसीलिए इतना टाइम लग गया। चलिए।